हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 65 है और इससे पहले हम 64 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 18 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, अपने मार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश के भारतीय राज्यों से भी होकर गुजरती है। तो इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है, ठीक है, पर क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया है कि सामने वाले का दिमाग हिल जाए, ठीक है ना। तो इसमें है कि अपने मार्ग में, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर तो यहीं पे दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश के भारतीय राज्यों से भी होकर गुजरती है। तब इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आंसर क्या ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी ही, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसमें पूछा है और यह अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश के भारतीय राज्य से भी होकर गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चैमा युंगुडुंगु ग्लेशियर, ठीक है, चैमा युंगुडुंगु ग्लेशियर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और तिब्बत से होकर गुजरती है, तो जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दिहांग, ठीक है। असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से कहा जाता है जमुना, ठीक है। इन नामों से इसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी यह आयतन के हिसाब से, ठीक है ना, आयतन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। आयतन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, फिर अब हम बात करें रामगंगा, तो ये कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा यह निकलती है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के दूधा तोली पर्वतमाला से यह निकलती है रामगंगा। ओके, फिर है ब्राह्मणी नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी यह निकलती है उड़ीसा से, ठीक है ना। उड़ीसा के भारत में राउरकेला के कोयल और शंख नदियों के संगम से यह बनती है, ठीक है ना, नदियों के संगम पर बनती है। ओके, ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना, उड़ीसा में राउरकेला के कोयल और शंख नदियों के संगम पर बनती है, ठीक है। फिर है महानदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। ओके, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है महानदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध किया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1856 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था।
और इसे पारित किसने किया था? तो पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने मसौदा तैयार किया था और पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इसमें प्रचारक किसने किया था? तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका भी रही है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में। ठीक है ना, इन्होंने बहुत ही जोरों तोरों से प्रचार किया और इन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी कि स्थलीय देवता की श्रेणी में आता है? तो कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान की श्रेणी में आता है? विष्णु, बृहस्पति, इंद्र और वरुण। तो जो वैदिक देवता हैं जो पृथ्वी स्थान की श्रेणी में आते हैं तो वो हैं बृहस्पति। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। राइट आंसर ऑप्शन सी INS विक्रांत इस पोत का नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कांगड़ी भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो जो कांगड़ी भाषा है यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो जो कांगड़ी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है तो ये बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है चालक की गति को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, चालक की गति को दर्शाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बसा को संचित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो बसा को संचित करने वाले ऊतक को कहा जाता है वसा ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बचत में परिवर्तन भागित आय में परिवर्तन बराबर। तो बचत में परिवर्तन भागित आय में परिवर्तन बराबर यह कहलाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी शर्त है जो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? पहला है संसद में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। चौथा, लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो इसमें से भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो आवश्यक शर्त नहीं है वो है संसद में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह शर्त नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2022 में SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा शुरू की गई सेफ कोरोना वायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए सिडबी सहायता योजना प्रति वर्ष की ब्याज दर पर डैश ऋण प्रदान करती है। तो मार्च 2022 में सिडबी द्वारा शुरू की गई सेफ योजना जो प्रति वर्ष ब्याज की दर पर डैश ऋण प्रदान करती है, 2%, 3%, 4% या 5%। तो ये ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है 5%। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, दिए गए कथन के लिए कौन सा सही स्पष्टीकरण है? तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, तो इन कथनों में से कौन सा सही स्पष्टीकरण है? पहला है प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ऑक्साइड और क्लोरीन में विस्थापन। दूसरा है प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में विस्थापन।
तीसरा है प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ऑक्साइड और क्लोरीन में अपघटन। और चौथा है प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन। तो जो इनमें से सही स्पष्टीकरण करता है सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, तो सही स्पष्टीकरण है प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त शुरू की है। तो किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त शुरू की है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक? तो यह शुरुआत की है पिंक बीट की, तो ये की है केरल ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उभयलिंगी पुष्प है? तो उभयलिंगी पुष्प कौन सा है? तो ये है हैबिस्कस और सरसों। राइट आंसर है ऑप्शन ए हैबिस्कस और सरसों, ये उभयलिंगी पुष्प है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस शतरंज चैंपियन को 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी रामेश्वरम प्रज्ञानंदा ने हराया था? तो वर्ष 2022 में किस शतरंज चैंपियन को 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी रामेश्वरम प्रज्ञानंदा ने हराया था? गैरी कास्परोव, मैग्नस कार्लसन, बॉबी फिशर या अनातोली कार्पोव को? तो 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी रामेश्वरम प्रज्ञानंद ने हराया था, तो इन्होंने हराया था मैग्नस कार्लसन को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के डैश के अंतर्गत धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के डैश के अंतर्गत धर्म, जाति और वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 15 में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 तक मौलाना आजाद फेलोशिप योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के छात्रों को एम.फिल और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करना है। तो एम.फिल और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में डैश फेलोशिप प्रदान करना है, तो यह प्रदान करना है 5 वर्ष की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नुआखाई एक कृषि या कटाई का त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो नुआखाई एक कृषि और कटाई का त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है उड़ीसा के लोगों के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा माना जाता था? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा माना जाता था, तो यह माना जाता था हाइड्रोजन की 4 धातुओं के साथ साथ हैलोजन से समानता और हाइड्रोजन को एक विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है 2020 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के 7 प्राप्तकर्ताओं में से डैश थे और उन्हें 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार प्रदान किया था। तो 2020 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के 7वें प्राप्तकर्ताओं में से कौन थे? तो ये थे प्रियंका मांगेश मोहिते। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रियंका मांगेश मोहिते। ठीक है, उन्हें 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार प्रदान किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? जंस्कन श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी या काराकोरम श्रेणी? ठीक है, तो जो हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है वो है पीर पंजाल श्रेणी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पीर पंजाल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पाइरूवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण होता है? विसरण, स्थानांतरण, किण्वन और बाष्पोजन का। तो किस प्रक्रिया में पाइरूवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण होता है? तो ये होता है किण्वन की प्रक्रिया में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, किण्वन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कोल इंडिया लिमिटेड कब अस्तित्व में आई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड यह अस्तित्व में आई थी 1975 में। ठीक है, राइट आंसर है 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय तो ये है कोलकाता में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्पाद बनता है? तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया से कौन सा सही उत्पाद बनता है? तो यह बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आयरन धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच विस्थापन अभिक्रिया में। तो आयरन धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच विस्थापन अभिक्रिया में आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, आरबीआई द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? मल्होत्रा समिति, आबिद हुसैन समिति, बाई एच मालेगांव समिति या केलकर समिति? तो किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था बाई एच मालेगांव समिति का। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय खनिज वार्षिक पुस्तक 2017 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो भारतीय खनिज वार्षिक पुस्तक 2017 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या झारखंड में? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है तो ये है उड़ीसा में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः हैं CaSO4 2H2 और CaSO4 डॉट 1/2H2O। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गंगोत्री में डायमंड हार्बर तक कुल फैकल कॉलीफॉर्म का स्तर किस वर्ष उच्च था? तो गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल फैकल कैलीफॉर्म का स्तर किस वर्ष उच्च था? 2020, 2011, 2014 या 2007 में? तो ये था 2011 में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2011। ओके, चलिए नेक्स्ट है। 28 मार्च 2022 को भारत के सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस नामक योजना शुरू की, जो कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत एक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे विदेशों में रोजगार प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे तेजस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो तेजस का पूर्ण रूप पूछा है तो इसका पूर्ण रूप है संयुक्त अरब अमीरात की नौकरियों और कौशल के लिए प्रशिक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता? तो कौन सा पदार्थ गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? क्रिएटिनिन, लवण, अमीनो अम्ल या शर्करा। तो इनमें से वो पदार्थ जो गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता वो है क्रिएटिनिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्नलिखित में से कौन से तत्वों के युग्म HFCl और Br के साथ एक ही स्तंभ में रखे गए थे? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों के युग्म के साथ एक ही स्तंभ में रखे गए थे, तो ये रखे गए थे CO और Ni। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वो है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में किस कथन में अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच परस्पर क्रिया प्रदर्शित होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में किस कथन में अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच परस्पर क्रिया प्रदर्शित होती है? तो ये होती है, एक केचुआ मिट्टी में बिल बना रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो यह कथन में अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच परस्पर क्रिया संदर्भित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, केंचुओं में निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग होता है? तो केंचुओं में कौन सा श्वसन अंग होता है? श्वास रंध्र, गिलपाउच, फेफड़े या त्वचा? तो जो केंचुओं में श्वसन अंग होता है वो होती है त्वचा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी, त्वचा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्कोहल के समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा यौगिक अल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? C3H7OH, CH3OH, C4H10OH या C2H5OH। तो इनमें से जो यौगिक अल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है वो है C4H10OH। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग बदल सकता है? यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। तो इनमें से कौन सा लिंग बदल सकता है? यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। मेंढक, घोंगा, सांप और मछली। तो कौन सा लिंग बदल सकता है? जो यह दर्शाते हैं कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। तो ये है घोंगा। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, घोंगा। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।